उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो हम जानते हैं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत भारतीय भाषाओं की प्राचीन भाषा है, अनेक भाषाओं की जननी है, और हिंदी भाषा की मूल आधार भी संस्कृत भाषा ही है। और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, पहला जो स्लाइड है आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह जो वर्गीकरण है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो यहाँ जो कालखंड का विभाजन किया गया है ये बोलचाल के स्तर पर है। कहने का आशय यह है कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा थी, और उसके बाद देखिए साहित्यिक भाषा की बात नहीं है कि साहित्य लेखन तो इसके बहुत बाद तक संस्कृत में होता रहा है, लेकिन जब भाषा का निर्माण होता है तो भाषा हमेशा जन भाषा से ही निकलती, यानी समाज से एक नई भाषा का जन्म होता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक जन भाषा के रूप में, बोलचाल के भाषा यानी समाज के लोगों के बीच में विचार के आदान प्रदान की भाषा रही है। पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी यानी जो उनका व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का, उसको स्वयं उन्होंने स्वयं उसमें वर्णित किया है कि संस्कृत का जो यह व्याकरण में लिख रहा हूँ, यह व्याकरण बोलचाल की भाषा को ही व्याकरण में छंदबद्ध करने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा रही, और उसके बाद अन्य भाषाओं का एक अन्य भाषा यानी मध्यकालीन प्राच्य आर्य भाषाओं का जन्म होता है, और उसको मोटे तौर पर यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, लेकिन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को मोटे तौर पर प्राकृत भाषा कहा जाता है। और इस प्राकृत को देखिए, प्राकृत शब्द की जो उत्पत्ति है उसके लिए कहा जाता है प्राक धन कृत। इसका मतलब यह है कि पहले से बनी हुई, इसमें भी दो मत है, और यह नैसर्गिक या अप्राकृतिक भाषा, अकृत्रिम भाषा कही गई, यानी वह जन भाषा जो लौकिक संस्कृति के समानांतर जनता के बीच में विकसित हो रही थी। और पहली प्रथम स्तर की प्राकृतिक भाषा को ही पाली भाषा कहा गया, और इसकी उत्पत्ति आप देखें 500 ईसा पूर्व तक से 100 ईसा पूर्व 1 ईस्वी की मानी जाती है, और पाली मुख्यतः बौद्ध साहित्य की भाषा मानी जाती है। अगर हम संस्कृत और पाली में अंतर देखें तो काफी कुछ, संस्कृत हम संयोगात्मक भाषा है और पाली वियोगात्मकता की तरफ यानी सरलीकरण की तरफ अग्रसर थी। वह उच्चारण और व्याकरण दोनों में ही संस्कृत के अपेक्षाकृत अत्यंत सरलीकृत है, उसका रूप बहुत सरल है। यह बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी कि पाली जनभाषा थी, जनता के बीच में बोली जा रही थी, बौद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, और साथ ही साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत भी आगे बढ़ रही थी। संस्कृत भी उसके समानांतर ही चल रही थी, जिसमें निरंतर अनवरत साहित्य लेखन का कार्य हो रहा था। और आगे है प्राकृत। जिस प्राकृत की बात तो मैं अभी आपसे कह रही थी कि पूरे मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत कहा गया, लेकिन प्राकृत पाली के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे भी प्राकृत कहा जाता, उसका कोई अलग से नाम नहीं है। और प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। और प्राकृत उस समय की जो प्राकृत थी वो भी सामान्य जन की भाषा थी। प्रकृत जन यानी सामान्य जन, संस्कृत को शिष्ट जन की भाषा मानी जाती है। प्राकृत के अनेक रूप इस समय प्रचलित हो गए थे, सार्वदेशिक भाषा थी, पूरे भारतवर्ष में प्रचलित थी। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है इस जन भाषा रही है, और भाषा का रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि साहित्यिक जगत में पाली में भी लिखा जा रहा है, प्राकृत में लिखा जा रहा है, और संस्कृत में भी लिखा जा रहा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल और मृच्छकटिकम, ये 2 ग्रंथ हैं संस्कृत के। और आप इसकी अगर संवाद योजना देखें तो उस समय उसमें जो उच्च पात्र हैं, जैसे पुरुष पात्र हैं, वो संस्कृत में उनके संवाद हैं, और जो निम्न पात्र हैं जिसमें आपके विदूषक आते हैं, द्वारपाल आते हैं, स्त्रियां आती हैं, वह सभी प्राकृत भाषा में बोलते हैं।
तो यह इस बात का प्रमाण है। यह इस तरीके का प्रयोग शूद्रक ने मृच्छकटिकम में भी किया है। उनके अलग अलग पात्र अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, यानी दो भाषाएं एक साथ समाज में विकसित हो रही थी। एक भाषा जो पहले से चली आ रही है लौकिक संस्कृत के रूप में, जिसमें मुख्यतः साहित्य लिखा जा रहा था, उसके साथ ही साथ जन भाषा में प्राकृत का प्रभाव बढ़ रहा था। और यह जो दबाव है कि साहित्य में एक संस्कृत का महान साहित्यकार वह उस भाषा में भी लिख रहा है जो उसकी मानक भाषा है, उसके साथ ही साथ एक जन भाषा में भी लिख रहा है, तो यानी आप इस जन भाषा का प्रभाव आप बहुत स्पष्टता हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राकृत का क्षेत्र विस्तार हो रहा था। आगे प्राकृत का तृतीय रूप है अपभ्रंश। प्राकृत के बाद यानी 500 ईसा पूर्व के बाद हमें जो भाषा प्राप्त होती है उसको अपभ्रंश कहते हैं। इसका कालखंड 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और जो विविध भौगोलिक स्थितियों के कारण विविध बोलियां हमें प्राकृत में प्राप्त होती हैं, वही उन्हीं बोलियों से अपभ्रंश के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। हम बिगड़ा हुआ किसे माने, यानी वह भाषा, दोनों भाषाओं में तुलना है, यानी प्राकृत के तुलनात्मक रूप में अगर हम देख रहे हैं तो अपभ्रंश जो भाषा है उसका रूप बिगड़ा हुआ है, इसीलिए इसे अपभ्रंश कहा गया। देखिए, अपभ्रंश हिंदी भाषा का मूल आधार भाषा अगर हम कहें, क्योंकि अपभ्रंश की ही इन बोलियों से विविध रूपों से हिंदी की विविध बोलियों का विकास हमें प्राप्त होता है। और अपभ्रंश और हिंदी के बीच के एक भाषा की कड़ी है जिसे अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। कई पुस्तकों में अवहट्ट की चर्चा एक नई हिंदी के पुरानी हिंदी के रूप में मिलती है। और लेकिन इसके बावजूद प्रसिद्ध भाषाविद, हिंदी के प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि नहीं, अब अवहट्ट कोई अलग भाषा नहीं है, वह बनती हुई हिंदी का ही, यानी एक नई भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हो रहा था, उसी भाषा का ही एक रूप है। हमें उसे अलग से एक नई भाषा के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है।